बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा सीपीसी का तीसरा लेक्चर होगा। उसमें हमने ऑर्डर 6 प्लीडिंग के बारे में पढ़ना है। पहले हमने सेक्शंस को डिस्कस किया पहले लेक्चर में। उसके बाद हमने ऑर्डर 1 से लेके 5 में डिस्कस किया। जो मेन ऑर्डर्स थे या मेन उनमें से रूल थे हमने वो डिस्कस किए। आज ऑर्डर 6 में और उसके बाद आने वाले पढ़ने वाले ऑर्डर्स में हमने मेन रूल्स को डिस्कस करना है और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमने उनको डिस्कस करना है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वो है ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स। अब प्लीडिंग से मुराद क्या है? प्लीडिंग से मुराद प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होती है। प्लेंट प्लेंटिव की तरफ से होती है और रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट की तरफ से होती है। आपने दावा दायर किया, जवाब दावा, दावा प्लेंट, जवाब दावा रिटन स्टेटमेंट। उसके बाद ये रूल 1 आपको बताता है कि प्लीडिंग क्या होती है। प्लीडिंग कंसिस्ट ऑफ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। और जो रूल 2 है वो आपको बताता है प्लीडिंग्स टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस। आपने वहाँ पे मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं प्रिसाइजली कि क्या क्या हुआ। ठीक है, प्लेंट आप जब लिख रहे हैं तो आपने प्लीडिंग में रिटन स्टेटमेंट में आपने ये बताना है कि मेरा इससे फलानी तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को फिर इस तरीके से डिफॉल्ट किया गया। फिर मतलब जो भी आपका एक फैक्ट्स हैं उनको फैक्ट्स को लिखना है। उसने 8 लाख देने थे, उसने मुझे 6 लाख दिए, उसने मुझे 5 लाख दिए, इतने उसने मुझे नहीं दिए, उसने मुझसे ये किया, उसने मुझसे वो किया। तो उसको हम क्या कहते हैं? मटीरियल फैक्ट्स कहते हैं। आपने एविडेंस नहीं डिस्कस करना, आपने उसमें सिर्फ क्या डिस्कस करना है? फैक्ट्स। जो आपकी नॉलेज में बेस्ट फैक्ट्स हैं आपने वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, जो भी आपके उसके प्लीडिंग के मुताबिक हो। ठीक है, जो भी जिनके ऊपर आपकी प्लीडिंग रिलाई करती हो। आप प्लीडिंग आप प्लेंट भी हो सकती है इफ़ यू आर प्लेंटिव। आपकी रिटन स्टेटमेंट भी हो सकती है इफ़ यू आर अ डिफेंडेंट। जो डिफेंडेंट होगा वो रिटन स्टेटमेंट में अपने फैक्ट्स को प्रिसाइजली बयान करेगा और जो प्लेंटिव होगा वो अपनी प्लेंट में अपने जो भी उसके मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको प्रिसाइजली डिफाइन करेगा। उसके बाद पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। अब यहाँ पे आप वर्ड देखेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इनके वर्ड्स इस्तेमाल हुए। तो जब ये अगर आपके साथ किसी भी चीज़ में किसी भी केस में अगर आप इनके ऊपर किसी से को सू कर रहे हो तो आपने उनकी पूरी पर्टिकुलर्स को दाखिल करना है। ठीक है, पर्टिकुलर्स जो भी होंगे उन मिसरिप्रेजेंटेशन के, फ्रॉड के, वो सारे के सारे आपने प्लेंट में लिखने हैं। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट में लिखने हैं। अब वो आपने कैसे लिखने हैं कि भाई उस कब हुआ, कैसे हुआ। अब वो आपको कहेगा कि भाई मैं अंडर इन्फ्लुएंस था या मुझसे फ्रॉड किया गया, मुझसे थंब इम्प्रेशन रेवेन्यू ऑफिसर के आगे लिया गया, वो इस तरीके से लिया गया। फिर आपने रेवेन्यू ऑफिसर को अपनी प्लीडिंग में उसको पार्टी भी नहीं बनाया। ठीक है, तो सारा का सारा क्या होगा? पर्टिकुलर्स आपको देने पड़ते हैं जब आपके ऊपर मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड वगैरह हो जाए। ठीक है, उसके बाद कोर्ट आपको ऑर्डर करती है रूल 5 के तहत। ये रूल 4 था। अब रूल 5 के तहत कोर्ट आपको ऑर्डर करेगी फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर्स। अब देखिए, कोर्ट एक प्लेन आती है कोर्ट के पास या रिटन स्टेटमेंट आती है कोर्ट के पास, वो बिल्कुल प्लेन होती है। उसमें हमें प्रॉपर्टी को कोर्ट सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। तो फिर कोर्ट स्टेट ऑर्डर देती है कि आपने इस प्लीडिंग को बेटर स्टेटमेंट, इसमें जो स्टेटमेंट है ना आपकी, वो इसको बेटर बनाए। तो वो आप अमेंडमेंट के जरिए कर सकते हैं। कोर्ट फिर आपको कहेगी कि भाई आपने ये प्लेंट अपनी को अमेंड करें। ठीक है, तो आप अमेंड कर सकते हैं। रूल 7 डिपार्चर। अब डिपार्चर पढ़ने से पहले हमें अमेंडमेंट का पता होना चाहिए। अब जब भी आप अमेंडमेंट करते हैं, मतलब एक तो पहले हमने पढ़ा था अमेंडमेंट इन द पार्टीज, और जो यहाँ पे अमेंडमेंट की हम बात करें वो अमेंडमेंट इन द फैक्ट्स की बात करें। अब आपसे टीचर ये पूछ सकता है कि ऑर्डर 1 रूल 10 और ऑर्डर 6 रूल 17 के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों तो हैं अमेंडमेंट के बारे में, लेकिन जो ऑर्डर 1 रूल 10 किसके बारे में किसकी अमेंडमेंट होती है? पार्टीज को हम इम्प्लीट करते हैं, पार्टीज को हम ऐड करते हैं, पार्टीज को हम स्ट्राइक आउट करते हैं, पार्टीज को हम रिप्लेस करते हैं। जो हमने रूल 1 में ब्रीफली और सॉरी इन डिटेल डिस्कस किया था कि मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर, प्रॉपर पार्टी एंड नेसेसरी पार्टी। तो वो सारी जब आप उनको इम्प्लीट करना होता है अपनी प्लीडिंग में, तो आपने अमेंडमेंट करनी होती है ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत। लेकिन अगर आपने अपनी प्लीडिंग में कोई भी फैक्ट चेंज करना है, क्या करना है? कोई भी फैक्ट चेंज करना है, तो उसके लिए रूल 17 एप्लीकेबल होगा, ऑर्डर 6 रूल 17। तो आप टीचर को बता सकते हैं, आप एग्जामिनर को ये जवाब दे सकते हैं, या आप अपने आंसर शीट में ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर 6 रूल 17 इज अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इन फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट को रिगार्डिंग फैक्ट्स, बट ऑर्डर 1 रूल 10 इज रिगार्डिंग द पार्टीज ऑफ द सूट। जो पार्टीज होंगी सूट में उसके रिगार्डिंग होता है। ठीक है,
तो अमेंडमेंट का मतलब आपने अपने अपनी प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट करनी है फैक्ट्स की, तो उस वो रूल 17 बताएगा। अब देखें आपने, अब वापस आते हैं डिपार्चर की तरफ। अब आपने फॉर सपोज पहले जो सूट फाइल की वो की थी आपने पोजेशन की, ठीक है, रिकवरी ऑफ पोजेशन। आपके घर के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया और आप कोर्ट में चले गए रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए। अब आप जो दूसरा उसमें अमेंड करते हैं, अमेंडमेंट आप ऐसी करते हैं जो उस सूट, जो पहली सूट आपने फाइल की हुई है उसके बिल्कुल अगेंस्ट चली जाती है, ठीक है। जैसे आप रिकवरी ऑफ मनी की उसमें डिमांड कर लेते हैं। तो अब देखें रिकवरी ऑफ मनी एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन, ये दोनों अलग अलग सूट्स होती हैं, ठीक है। तो रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी और रिकवरी ऑफ पोजेशन दोनों, रिकवरी ऑफ पोजेशन एंड रिकवरी ऑफ द मनी वो अलग दोनों सूट्स होती हैं। अगर यहाँ पे आपने अमेंडमेंट के जरिए ये कहें कि भाई उसने मुझे अपने पैसे भी देने हैं, उसके पास मेरे इतने पैसे भी रहते हैं, हमने मोर्गेज किया था फॉर सपोज, पहले आप तो किसकी बात कर रहे थे, आप पोजीशन की बात कर रहे थे, अब आप पैसों की तरफ आ गए। तो आपने डिपार्ट नहीं करना अपनी प्लीडिंग से। डिपार्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप जो अमेंडमेंट कर रहे हैं वो अमेंडमेंट जो प्रीवियस प्लीडिंग्स थी उसके अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग टू नहीं होगी तो आप क्या कर रहे हैं, डिपार्चर कर रहे हैं। तो डिपार्चर इज नॉट अलाउड इन द फ्रॉम द प्लीडिंग्स, ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 6 रूल 7। तो ये किसके बारे में था, डिपार्चर के बारे में। उसके बाद हमने 17 उसके बारे में पढ़ा रूल 17। अब रूल 17 में अगर वो फेल हो जाए बंदा, अब रूल 18 कहता है कि कोर्ट ने आपको टाइम दे दिया, फॉर सपोज कोई मटेरियल ऐसा है, कोई फैक्ट ऐसा है जिसको कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपने इतना टाइम, महीने का टाइम मांगा आपने कोर्ट से, तो कोर्ट ने आपको महीना, 25 दिन, 20 दिन, कुछ दिन दे दिया आपको, मतलब कोर्ट ने एक स्पेसिफाइड टाइम कर दिया। अगर उस टाइम के अंदर आप नहीं कर सकते अमेंड अपनी प्लेंट को, अपनी प्लीडिंग को, तो कोर्ट क्या उसको उसके बाद आपको परमिशन नहीं दी जाएगी अनलेस, अच्छा, उसके उस एक्सेप्शन को डिस्कस करने से पहले रूल क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि जब आप विद इन द टाइम जो आपको दिया गया है, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, अगर आप अपनी सूट को अमेंड नहीं कर सकते तो आपको परमिशन नहीं होगी उसके बाद, टाइम के बाद अमेंड करने की। अगर कोर्ट आपको टाइम नहीं देती अमेंडमेंट का, ठीक है, फॉर सपोज जैसे मैंने भी कहा 1 महीना दे दे, 20 दिन, 25 दिन दे दे, लेकिन कोर्ट के कुछ नहीं कहती, वो कोर्ट आपको टाइम नहीं देती, तो लॉ के हिसाब से कितना टाइम है आपके आपके पास, 14 डेज, ठीक है। अगर कोर्ट आपके लिए स्पेसिफाई करती है तो वो टाइम होगा, और कोर्ट स्पेसिफाई नहीं करती कितना टाइम होगा आपके पास, 14 डेज। कितना टाइम होगा, 14 डेज। उसकी एक्सपायरेशन के बाद, आफ्टर एक्सपायरेशन अमेंडमेंट विल नॉट बी सबमिटेड, अमेंडमेंट आपकी उसको परमिशन नहीं दी जाएगी, हाँ, अनलेस द कोर्ट एक्सटेंड्स दैट। अब कोर्ट उसको एक्सटेंड कर सकती है, तो फिर आप आफ्टर एक्सपायरेशन वो आपका जो टाइम है वो कोर्ट उसको एक्सटेंड कर सकती है, आप कोई भी रीजन दे सकते हैं। और वो कोर्ट को कौन सा सेक्शन पावर देता है, सेक्शन 148 ऑफ द सीपीसी गिव्स द कोर्ट टू पावर टू इनलार्ज द टाइम, ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ टाइम सेक्शन 148 उसको डिस्कस करता है कि कोर्ट टाइम को बढ़ा सकती है आफ्टर द एक्सपायरेशन, ठीक है। अगर कोर्ट समझती है जो बंदा फेल हो गया अमेंडमेंट करने में, वो कोर्ट को आकर रीजनेबल ग्राउंड्स देता है कि मैं इस वजह से लेट हुआ, तो कोर्ट उसके ग्राउंड्स को मानते हुए, उसको मानकर उसको टाइम बढ़ा सकती है उसका। और वो टाइम सेक्शन कौन सा है, 148 सेक्शन। अब इसमें एक दो रूल्स और हैं, बिल्कुल सिंपल ही है। जैसे हमने ऑर्डर वन में पढ़ा था कि स्ट्राइकिंग आउट। अब देखें कोई भी कोर्ट समझती है जो ये फैक्ट ऐड किया गया इस प्लीडिंग में, इस प्लेंट में, इस रिटन स्टेटमेंट में, ये इररिलेवेंट है, इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है, या जो है ना ये कोर्ट का टाइम ज़ाया करेगा, ठीक है। ये जो ट्रायल है उसका, ट्रायल का एक लंबा प्रोसेस चलेगा, तो उसको वो कोर्ट स्ट्राइक आउट कर सकती है, और उसका कुछ लेना देना नहीं होता केस के साथ, तो उसको कोर्ट स्ट्राइक आउट कर सकती है। और रूल 15 है, रूल 15 लिखता है वेरिफिकेशन ऑफ द प्लीडिंग्स। अब प्लीडिंग की वेरिफिकेशन करना, कोई भी एक पार्टी उसको वेरीफाई कर सकती है, ठीक है, बस ओथ के जरिए भी कर सकती है, ठीक है, या किसी को मान कर भी उसे मतलब जो बंदा एक ब्लीड कर रहा है और बंदा दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको अफर्म करके वो उसको मान सकता है, अपनी वेरीफाई कर सकता है कि हाँ भाई ये जो चीज़ें इस प्लीडिंग में मौजूद है, इस प्लीडिंग के फलाने फलाने पैराग्राफ में मौजूद है, वो मैं उसे वेरीफाई करता हूँ, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन होती है, या उसको मानना, या उसको ओथ के ऊपर आपसे, मतलब आपसे बयान लिया जाता है। तो जब आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं तो इसको कौन सेक्शन डील करता है, सॉरी रूल 15 ऑर्डर 6। तो किसके बारे में था, रूल ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स के बारे में था। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, वो है अमेंडमेंट का टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक कौन सा है इसके साथ, इसका डिपार्चर का, ठीक है। आपने इस प्लीडिंग में बाकी सब रूल्स भी देखने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपका इन दो पर होना चाहिए,
कि डिपार्चर एंड द अमेंडमेंट ऑफ द प्लेटिंग्स। बाकी सारी चीज़ें वही है कि भाई प्लेटिंग में आपने मटेरियल फैक्ट्स डिस्कस करने हैं और पर्टिकुलर्स आपने जब आपसे फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, तो आपने मिसरिप्रेजेंटेशन के पर्टिकुलर्स देने हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, किसके सामने हुआ, कहाँ हुआ, तो ठीक है, डेट वगैरह मेंशन करनी है। फर्दर आप बेटम कोर्ट आपको डायरेक्ट करेगी कि भाई आपका जो सूट आपने फाइल की हुई है या आपने जो रिटन स्टेटमेंट दी है बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, इससे कुछ जाहिर नहीं हो रहा, तो आप इसको बेटर बनाएं। फिर उसके बाद जो अगर आप अमेंड नहीं कर सकते तो उसका क्या इफेक्ट होगा और कोर्ट कैसे टाइम आपको बढ़ा सकती है, स्ट्राइक आउट कर सकती है। तो ये सारा का सारा किसके बारे में था, प्लेटिंग्स के बारे में। ऑर्डर 7 क्या कहता है, प्लेंट के बारे में। ऑर्डर 7 प्लेंट दावा। दावा मतलब जो भी चीज आप जाके क्लेम कर दावा प्लेंट फाइल करते हैं उसे हम प्लेंट कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 किसके बारे में, प्लेंट के बारे में, दावा के बारे में। आप क्या चीज किस दावे के लिए जा रहे हैं कोर्ट में उसे हम प्लेंट कहते हैं। अब पर्टिकुलर्स कौन कौन से होने चाहिए, रूल 1 बताते हैं आपको कि प्लेंट जो भी होती है उसमें पर्टिकुलर्स कौन कौन से होने चाहिए। अब उसमें नाम होना चाहिए आपका, ठीक है, उस डिफेंडेंट का नाम, उसका एड्रेस होना चाहिए, प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन सा रिलीफ आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी की सारी लिस्ट रूल 1 के में उनकी मेंशन की गई है कि कौन कौन से पर्टिकुलर्स आप मेंशन कर सकते हैं अपनी प्लेंट में, ठीक है। जुरिस्डिक्शन उसमें होनी चाहिए, उसमें प्रेयर होनी चाहिए, ठीक है, उसमें सारा का सारा जो चीज़ आप मतलब प्लेंट की रिक्वायरमेंट है वो सब आपने पूरी करनी है। अगर उनमें से कोई मिसिंग होता है तो उसके फिर अलग से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे कि आप जुरिस्डिक्शन नहीं लिखते तो ऑर्डर 7 और रूल 10 के तहत वो आपकी तरफ वापस आती है प्लेंट। तो आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है प्लेंट की वो सारी की सारी क्या करनी है, पूरी करनी है, और उसी तरीके से पूरी करनी है जिस तरीके से रिक्वायर्ड है और जिस तरीके से डिफाइन की गई है। और दूसरा होता है इन मनी सूट। जब मनी सूट होती है आपने जो अपना क्लेम कर रहे हैं सूट में प्लेंट में, तो वो आपने क्या करना है, पूरा एक स्पेसिफाई करना है, ठीक है, बयान करना है। ऐसा नहीं है कुछ मनी कुछ पैसे मेरे उसके पास हैं, आपने पूरा बताना है कि इतना अमाउंट है मेरा, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख, जितना अमाउंट होगा आपने वो बताना होगा। उसके बाद सेक्शन 3 सॉरी रूल 3, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब जहां पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट मैटर इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो यू नीड टू गिव द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। फुल डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि वो कहाँ पर है, उसके शुमाल में क्या है, उसके मगरिब में क्या है, सारा का सारा आपने बताना है कि भाई फलाना फलानी स्ट्रीट, फलाना मकान नंबर, ठीक है, फलाना क्या कहते हैं जो आपको फाइल वगैरह मिलती है किसी भी प्लॉट वगैरह के लिए, तो फलानी फाइल वगैरह सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, ताकि कोर्ट को पता तो लगे ना कि हमने किस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्राइब करना है। अगर आपको उसकी ये नंबर वगैरह मालूम नहीं है कौन सी स्ट्रीट वगैरह में, तो आप ये कह सकते हैं कि फलाने जगह पे, फलाने मोहल्ले में, मस्जिद के सामने, फलाने के घर के सामने, फलाने घर के शुमाल में, मतलब यू हैव टू डिफाइन द प्रॉपर्टी कंप्लीटली। आपने उसकी जो डिस्क्रिप्शन देनी है वो मुकम्मल तौर पर डिस्क्रिप्शन देनी है। अगर उसमें से आप मतलब वो उसमें कोर्ट को आसानी होती है, कोर्ट को उस प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करने में क्या होती है, आसानी होती है, और वो आपकी डिग्री को, आपकी उसकी प्लेंट को उस तरीके से वो चलाने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से चलाते हैं। अब जो रिलीफ होगा आपका रूल 7 स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली स्टेटेड। अब आप बताना चाहिए कि आपने क्या क्या चीजें क्लेम करनी है, ठीक है, वो आप सारी की सारी क्या करें, क्लेम कर सकते हैं, वो आप बयान कर सकते हैं। और उसके साथ रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स। अब सेपरेट ग्राउंड्स के लिए हैं तो आप सेपरेट उसके लिए अलग अलग से क्लेम्स फाउंड कर सकते हैं, क्लेम मतलब फाइल कर सकते हैं। अब सेक्शन ये सिंपल ही है, ठीक है, दी बोथ सेक्शंस आर थ्योरेटिकल सेक्शंस, ठीक है, इनमें कोई बड़ी लंबी छोटी बात नहीं करने वाली। लेकिन जो सेक्शन 9 है, सॉरी रूल 9, रूल 7 एंड 8, रूल 9 जब कहता है कि प्रोसीजर फॉर एडमिटिंग अ प्लेंट। अब प्लेंट के साथ आपने क्या क्या चीजें देनी है कि वो एडमिट हो जाए। आप सबसे पहले जितने डिफेंडेंट हैं उतनी आपने प्लेंट की कॉपीज देनी है, उसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा कॉपी देनी है। ये रूल 9 और उसका जो सब क्लास ए है वो बताता है आपको। और बी क्या कहता है, आपने ड्राफ्ट फॉर्म जो होते हैं समन के वो जमा करवाने, और उसके साथ साथ उसकी फीस जमा करवानी है ताकि वो उसकी सर्विस के लिए वो फीस काम आ सके। तो रूल 9 बताता है प्रोसीजर फॉर एडमिटिंग प्लेंट्स। तो आपने जितने डिफेंडेंट होंगे आपने उतनी प्लेंट की कॉपीज देनी है, उसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा कॉपीज देनी है, और उसके बाद आपने ड्राफ्ट ऑफ द समन्स, जो ड्राफ्ट फॉर्म होते हैं समन्स के, वो उसके साथ आपने फीस जमा करानी होती है। अब जो सेशन हम सॉरी रूल्स जो पढ़ने जा रहे हैं वो 2 रूल ये हैं, रूल 10 एंड रूल 11, रिटर्न ऑफ द प्लेंट एंड रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं।
अब रिटर्न ऑफ द प्लेंट का मतलब ये होता है कि प्लेंट रिजेक्ट तो नहीं होती, लेकिन प्लेंट क्या हो जाती है, वापस आ जाती है प्लेंटिफ के पास कि भाई इसको इस प्लेंट में ये चीज़ कमी है, ये चीज़ हम नहीं सुन सकते, ठीक है, इसमें ये मतलब कोई भी उसमें मिसिंग, कोई पर्टिकुलर मिसिंग हो तो वो वापस आ सकती है। अब फॉर सपोज रिटर्न ऑफ द प्लेंट में कौन सी चीज़ें होती हैं, आपने जुरिसडिक्शन को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना है, आपने प्रोसेस फी को डिस्क्राइब करना है कि प्रोसेस फी देनी है आपने, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी को से डिस्क्राइब करना है। अगर ये तीनों चीज़ें आपने नहीं दी, प्रोसेस फी में आपकी प्लेंट रिजेक्ट भी हो सकती है। प्रोसेस फी जब आप नहीं देंगे तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट भी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट आपको चांस दिया जाता है कि वो आपकी तरफ क्या होती है, रिटर्न होती है। अब जो पहला पहला ऑब्जेक्शन होता है डिफेंडेंट की तरफ से, पेनेंट पे जो पहला पहला ऑब्जेक्शन होता है किस चीज पर होता है, जस्टिफिकेशन के ऊपर होता है। अब फॉर सपोज डिफेमेशन का केस है, किसी बंदे ने सिविल कोर्ट में फाइल कर दिया। अब डिफेमेशन का केस सिविल कोर्ट में तो फाइल नहीं होता, कहाँ पे फाइल होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। तो वो सिविल कोर्ट में जाके पहला डिफेंडेंट पहला ऑप्शन ये उठाएगा कि दिस इज नॉट योर जुरिसडिक्शन टू हियर दिस केस, ठीक है, आप इस केस को सुन ही नहीं सकते, ये आपके जुरिसडिक्शन में नहीं आता। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन बाय द डिफेंडेंट इज ओवर द जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर आपकी प्लेंट क्या हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, ठीक है, प्लेंट क्या हो सकती है, रिटर्न हो सकती है। और प्रोसेस फी में प्लेंट आपकी रिजेक्ट हो सकती है, जब आप प्रोसेस फी जमा नहीं करवाते तब आपकी फीस सॉरी प्लेंट क्या होती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, अब उसके लिए 4 ग्राउंड्स हैं। कौन कौन से 4 ग्राउंड्स हैं जब आपकी प्लेंट क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। पहला आपने काज ऑफ एक्शन आपने मतलब नहीं बताया कि भाई हुआ क्या है, आपको क्या तकलीफ हुई, आप वो तो बताएं, किस तरीके से आपसे प्रॉपर्टी छीनी गई है या क्या हुआ है, ठीक है, आप वो तो बताएं ना, ठीक है। आपको चाहिए कि आप वो नहीं बता रहे, आप काज ऑफ एक्शन था जो आपसे मतलब आप क्या तकलीफ हुई आप नहीं बता रहे, ठीक है। और उसके बाद जो क्लेम है अंडर वैल्यूड है। अब देखो क्लेम अंडर वैल्यूड मतलब आपका क्लेम बनता था 2 लाख का, आपने कितने का कर दिया है, 1 लाख का किया है, तो वो उसमें भी आपकी प्लेंट आपसे रिजेक्ट हो सकती है। अब इस जो ये क्लॉज बी है रूल 11 का, उसका मतलब क्या है, उसके 2 मतलब है कि अंडर वैल्यूड मतलब उसकी प्रॉपर वैल्यू करके हमने कोर्ट की फीस को देखना है कि उस जितना वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की उसके मुताबिक कोर्ट की फीस होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी कोर्ट की जुरिसडिक्शन है उसको सूट को सुनने की, प्लेंट को सुनने की या नहीं। अब जुरिसडिक्शन भी आपने डिसाइड करनी होती है, और उसके साथ साथ आपने कोर्ट फीस को डिसाइड करने के लिए ये वाला पैरा आपने ऐड किया, ठीक है। तो व्हाट इज द पर्पस, अगर सारा से पूछता है या कोई भी आपसे टीचर पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज द पर्पस फॉर इंसर्टिंग द क्लॉज बी ऑफ द रूल 11, तो आप ये कह सकते हैं कि सर टू डिटरमाइन द कोर्ट फीस एंड टू डिटरमाइन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब जुरिसडिक्शन कौन सी जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, ठीक है, मालियाती जुरिसडिक्शन, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमने ये वाला क्लास ऐड किया हुआ है कि क्लेम आपका अंडर वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो सी सेक्शन सॉरी जो तीसरा इसका ग्राउंड है, जो सी ग्राउंड है वो कौन सा है, इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड, मतलब आपने उसको सही तरीके से फिल नहीं किया, आप इनसफिशिएंट आपकी जो आपने प्लेंट फाइल की है वो किसी ऐसे पेपर पे जो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, ठीक है, कोर्ट फीस आपने पे करने की, तो उसमें भी आपका क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। और जो चौथा ग्राउंड कौन सा है, बार बेला। अब बार बेला का मतलब ये होता है कि आपका टाइम था, आपने फॉर सपोज 2 महीने अपील का टाइम था कि भाई आपने अपील करनी थी 30 दिनों में, आप अपने अपील नहीं की 30 दिनों में, ठीक है, तो वो आप क्या हो गया, बार बाय ला हो गया, ठीक है। अगर आप आते हैं रिजनेबल टाइम देते हैं कोर्ट का मर्जी है उन्हें एक्सटेंड करना के, लेकिन बार बाय ला फॉर सपोज जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दिया कि जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट पे डिफेमेशन का केस सुनना बार्ड है, ठीक है, वो डिफेमेशन का केस नहीं सुन सकती, लेकिन अगर कोई बंदा फाइल कर लेता है तो वो उधर मेंटेन नहीं हो सकता, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो मेंटेनेबल नहीं है सिविल कोर्ट में, वो कहाँ पे होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिसडिक्शन होती है डिफेमेशन का केस सुनने की। तो ये रूल 11 के बारे में था। रूल 11 और रूल 10 रिटर्न ऑफ द प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। अब रिजेक्शन इन 4 ग्राउंड्स पे होती है, और जो रिटर्न होता है कि आपने जुरिसडिक्शन सही तरीके से नहीं दी या डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी के भी हमें पता ही नहीं लग रहा कि प्रॉपर्टी कहाँ है, कौन सी प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी आपकी प्लेंट क्या होती है, रिटर्न होती है, ठीक है, रिजेक्ट नहीं होती। रिटर्न और रिजेक्ट में फर्क होता है। रिजेक्ट का मतलब होता है आपकी प्लेंट बिल्कुल मतलब डिसमिस हो गई, ठीक है, खारिज हो गई, और जो मतलब नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नॉट मेंटेनेबल। और उसके बाद क्या, रिटर्न ऑफ द प्लेंट मतलब भाई ये हम नहीं सुन सकते इसको, या इसमें आप थोड़ी अमेंडमेंट करके लाएं, ठीक है, इसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करके लाएं, या जो पर्टिकुलर कोर्ट की जुरिसडिक्शन है उस कोर्ट में लेके जाएं। हमने पीछे पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते सेम काज ऑफ एक्शन, या मतलब हमने उसको सूट बार्ड बाय द बार टू द फर्दर सूट और फ्रेश सूट। तो यहाँ पे आप
अगर जो रूल 11 के तहत हमने जो 4 ग्राउंड्स पढ़े हैं, अगर उनके तहत आपकी सूट रिजेक्ट होती है तो आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। अब रूल 14 ये कहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी प्लेंट क्या करती है, रिलाई करती है। तो वो कौन से होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, जो रूल 13 सॉरी ऑर्डर 13 रूल 1 भी उसके बारे में बताता है कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं फर्स्ट हियरिंग पे, एविडेंट डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं। रूल 13 ऑर्डर 13 रूल 1, ठीक है, मतलब ये आपस में क्या है, इंटर कनेक्टेड है, ये इंटरलिंक्ड है, ये दोनों रूल 14 ऑर्डर 7 रूल 14 एंड ऑर्डर 13 रूल 1 जब भी आप पढ़ें तो इन दोनों को साथ मिला के पढ़ें। फिर आपने जो प्लेंटिफ जिनके खिलाफ प्लेंट फाइल कर रहे हैं उनका अपने प्रॉपर एड्रेस देना होता है। प्रॉपर, ये आगे एक रूल बताएगा आपको कि आपने एक प्रॉपर एड्रेस देना होता है। प्रॉपर एड्रेस देने के बाद अब एड्रेस के मतलब अगर आपने नहीं दिया तो समन सर्व नहीं होगा, समन सर्व नहीं होगा तो बंदा आएगा नहीं, बंदा नहीं आएगा तो आपकी जो डिग्री है वो मतलब आपको मेंटेन नहीं हो सकेगा सूट, मतलब आपके हक में फैसला नहीं आ सकेगा, क्योंकि वो बंदा जब भी आएगा, जब भी वो बंदे को पता लगेगा कि मुझे तो मेरे खिलाफ ये फैसला आ गया है, वो कोर्ट में आके कह देगा मुझे सम्मान ही सर्व नहीं हुए। तो ये जो एड्रेस होती है वो एड्रेस का सही देना लाजमी होता है, क्योंकि जैसे कि सर्विस हो जाए समन्स की, ठीक है, जैसे क्या हो जाए सर्विस हो जाए समन्स की एट द राइट प्लेस टू द राइट पीपल। थैंक यू।